हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा प्रणाम। और मैं वीडियो बना रही, मैं कविता सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं और हम जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम बताते चले जाएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मॉडल सेट में होता है उसी क्वेश्चन को आगे पीछे करके या उसे घुमा के नए टाइप के क्वेश्चंस को बनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसमें से कौन है जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये आपका क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे कि मेंडल जो है उन्हें हम फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहते हैं। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है सो पी प्लांट यानी मटर का जो प्लांट होता है उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। किसने? मेंडल्स ने। तो एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि पी प्लांट के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया था, या फिर जो पी प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम आपका पाइसम सटाइवम हो जाएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकता है कि ये जो मेंडल है उन्होंने पी प्लांट के कितने कैरेक्टर्स को लिया था। तो इन्होंने पी प्लांट के कितने कैरेक्टर्स को लिया था, तो इन्होंने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स को लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेनेटिक कोड। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो जेनेटिक कोड से रिलेटेड नहीं है, या कौन है जो जेनेटिक कोड के लिए सही नहीं है। तो पहले हम बात करेंगे कि जेनेटिक कोड्स होता क्या है। तो जेनेटिक कोड एक्चुअली क्या होता है कि ये जो डीएनए आपका डबल हेलिक्स होता है, ये जो डीएनए होता है इसके बीच में जो यहाँ पे कोडिंग किया रहता है, क्या किया रहता है, कोडिंग। और वो कोडिंग एक्चुअली होता किससे है, तो वो कोडिंग जो है सो न्यूक्लियोटाइड से होता है। मेनली कहें तो हम एडेनिन, गाउनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये एडेनिन, गाउनिन, थायमिन और साइटोसिन का होता है। तो ये जो कोडिंग होता है इसी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक कोड। और ये जो कोडिंग होता है वो हमेशा 3 के फॉर्म में होगा। हमेशा कितने के ग्रुप में रहेगा, 3 के ग्रुप में रहेगा। ओके, तो इसका जो सो कोड, ये जो जेनेटिक कोड हो है वो कैसे रहता है, हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में रहेगा। और ये जो कोडिंग है, जैसे हम दोबारा इसके बारे में अगर बात करें कि जेनेटिक कोड होता क्या है, तो ये जो डीएनए है, ये हमारा डीएनए है और डीएनए के अंदर जो है सो कोडिंग किया हुआ रहता है। और वह जो कोडिंग है वो आपका AGCT इसी के फॉर्म में हमेशा कोडिंग किया हुआ रहता है। और ये जो कोडिंग है वो हमेशा 3 के ग्रुप में रहेगा। कितने के ग्रुप में? 3 के ग्रुप में रहेंगे। और ये जो कोडिंग है वो हमेशा स्पेसिफिक होगा। हमेशा कैसा रहेगा, हर एक चीज़ का फिक्स कोडिंग होगा। जिस तरह से कंप्यूटर में 0 और 1 को लेके हम लोग कोडिंग करते हैं कंप्यूटर में, इसी तरह से बायोलॉजी में जो है सो हमेशा 3 न्यूक्लियोटाइड को लेके कोडिंग होता है। ओके, और ये टोटल जो सो 64 कोडिंग होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये जो जेनेटिक कोड है वो कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। और ये हमेशा स्पेसिफिक होगा, यानी कभी भी जो सो एक कोड जो सो 2 या 2 से अधिक कोडिंग नहीं कर सकता है। उसके बाद कोडिंग जो सो यूनिवर्सल होगा, यानी आदमी में AGC का कुछ भी मतलब निकलता है तो वही मतलब जो है सो किसी एनिमल्स में या किसी प्लांट में भी वही मतलब निकलेगा। तो ये कैसा होता है, ये यूनिवर्सल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन है जो गलत है, तो गलत कोई भी नहीं है, तो इसमें नन ऑफ दी एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें से कौन है जो एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। पहले हम बात करेंगे कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी होता क्या है। तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब वो होता है कि जो हमारे शरीर अपने आप धीरे धीरे तैयार करे, है ना। जो हम उसके ऊपर कोई भी चीज़ एक्सपोज कर दिया और उसके अनुसार जो है सो हमारा शरीर अपने अंदर की इम्यूनिटी को तैयार करे। और एक होता है पैसिव इम्यूनिटी, जिसका मतलब ये होता है कि मुझे बना बनाया हुआ चीज़ दे दें। जैसे कि मिल्क जो है, मिल्क अगर हम किसी बच्चे को देते तो उसमें जो सो पैसिव इम्यूनिटी चला जाता है। ओके,
तो ये जो क्लोस्ट्रम ये किस में होता है, मिल्क में होता है, तो ये होगा नहीं। रेडीमेड एंटीबॉडीज़, किसी को अगर हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दे देते तो वो क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। पैसिव का मतलब होता है कि किसी को हम बना बनाया इम्यूनिटी दे दिए, और एक्टिव का मतलब होता है कि उसके शरीर को थोड़ा सा हम बता दिए कि देखो ऐसे ऐसे होगा, तो तुम अपने अनुसार अपनी इम्यूनिटी को तैयार कर लेना। तो इसका आंसर क्या होगा, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या होता है कि मान के चलिए कि हमें किसी वायरस के लिए अपने बॉडी में इम्यूनिटी को तैयार करना है, किसी वायरस के लिए हमें अपने शरीर में इम्यूनिटी को तैयार करना है, तो उसमें क्या किया जाएगा कि वायरस का कोई भी टुकड़ा हो सके तो उसकी कैप्सिड को थोड़ा सा या फिर उसके जेनेटिक मटेरियल को थोड़ा सा हमारे शरीर में डाल दिया जाएगा, और वो जो थोड़ा सा टुकड़ा है वह शरीर को बताएगा कि देखो हम आ गए हैं वायरस बन के, और तुम हमसे लड़ो, और मेरे अंदर क्या क्या ताकत है इसको तुम पहचानो, ताकि अगली बार मेरे जब पूरे ग्रुप में आएंगे तो तुम उससे लड़ सको। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, हमारा वैक्सीनेशन है। नेक्स्ट है, ए कंडीशन इन विच प्लांट कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक वैसा प्लांट या वैसे प्लांट को हम क्या कहेंगे जिसमें मेल पार्ट्स भी हो और फीमेल पार्ट्स भी हो, तो वैसे प्लांट्स को हम कहते हैं मोनेसियस, या वैसे ऑर्गेनिज्म को ही हम कहते हैं मोनेसियस। ऐसा नहीं किसी प्लांट को ही हम मोनेसियस प्लांट कहेंगे। जैसे अर्थवाम है, अर्थवाम भी हमारा कैसा एनिमल है, वो मोनेसियस एनिमल है। वहीं पे कॉकरोच जो है वो कैसा है, डायसियस। आनी, मॉनिसियस का मतलब ये होता है कि एक ही आदमी में या एक ही इंडिविजुअल में या एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स अगर प्रेजेंट हो, तो उस टाइप के इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, मॉनिसियस। क्या कहेंगे, मॉनिसियस। वहीं पे किसी भी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ मेल पार्ट्स हो या फिर सिर्फ फीमेल पार्ट्स हो, तो उस टाइप के एनिमल्स या उस टाइप के स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, डायसियस। क्या कहेंगे, डायसियस। ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, मोनेसियस। जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स अवेलेबल हो, तो उस टाइप के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, या उस टाइप के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, मोनेसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विद। सेल रिस्पॉन्स जो है, सो इसका आंसर एक्चुअली होना चाहिए टी सेल, लेकिन जो सो यहाँ पे बी सेल दिया हुआ है, बट डोंट वरी, हम लोग बी सेल ही मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंटरफेरॉन्स आर सिक्रेटेड बाय। इंटरफेरॉन्स जो है सो किसके द्वारा सिक्रेटेड किया जाता है, तो इंटरफेरॉन्स एक्चुअली में होता क्या, हम लोग पहले वह जानते हैं। इंटरफेरॉन्स जो है सो वायरस से रिलेटेड है। क्या है कि कोई भी सेल है, मान के चलिए कि ये हमारा एक सेल है और इसमें कोई वायरस इंटर कर गया है। क्या हुआ है, इसमें कोई वायरस इंटर एक्चुअली रेप्लिकेट कर रहा है, इसके अंदर जो सो वायरस है, या ये वायरस से इन्फेक्टेड सेल है। अगर यह सेल जो सो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है, तो ये जो सेल है वो क्या सीक्रेट करेगा, इंटरफेरॉन करेगा। और वो इंटरफेरॉन को इसलिए सीक्रेट करता है ताकि इस सेल में और अधिक वायरस ना रेप्लिकेट हो सके, या डिवाइड ना कर सके, या फिर बढ़ ना सके। तो वायरस को अपने सेल के अंदर बढ़ने से बचाने के लिए जो सेल है वो क्या सीक्रेट करता है, इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन मेनली किसके द्वारा सिक्रेटेड होता है, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूमर इज आ। ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर एक्चुअली जो है सो ग्रुप ऑफ सेल होता है, जो प्रॉपर्टी वो उसमें जो कांटेक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट कर चुका होता है। एक्चुअली क्या होता है कि सेल के बगल में अगर दूसरा सेल रहता है तो वो कांटेक्ट में आने के बाद इससे जो सो कांटेक्ट में रहता है और वो एक्चुअली डिवाइड नहीं करता है। लेकिन इसमें क्या है कि ट्यूमर में क्या है कि वो लॉस कर जाता है कांटेक्ट इनहिबिशन को। किसको लॉस कर जाता है, कांटेक्ट इनहिबिशन को। और कांटेक्ट इनहिबिशन को लॉस करने के बाद क्या करता है कि रेगुलर जो सो डिवाइड करते जाता है और वहाँ पे एक मास बन जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो सो ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कॉडन इज एसोसिएटेड विथ। टर्म कॉडन किससे एसोसिएटेड है, तो टर्म जो कॉडन है सो एक्चुअली कॉडन जो सो mRNA से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है, mRNA से। एक्चुअली होता क्या है कि हम अभी बताएं इससे पहले कि कोई भी जो डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या किया हुआ रहता है, तो डीएनए के अंदर जो सो कोडिंग किया हुआ रहता है।
जिस तरह के कंप्यूटर में कोडिंग रहता है 0 और 1 से, उसी तरह से यहाँ पे 3 डिजिट का कोडिंग रहता है। वो डिजिट या तो फिर आपका ए हो सकता है, या फिर वो जी हो सकता है, या फिर वो सी हो सकता है, या फिर वो टी हो सकता है। इन चारों में से किसी तीन को मिला के जो सो एक कोडिंग किया जाता है, और उसी कोडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड। तो ये जो कोड है एक्चुअली क्या है, मैसेंजर की तरह काम करता है, किसकी तरह, मैसेज की तरह। इसके अंदर छुपा हुआ रहता है कि हमें आगे चल के कौन सा प्रोटीन बनाना है, कौन सा क्या करना है ना। तो ये एक्चुअली क्या है, मैसेंजर आरएनए से रिलेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ। ये जो रेप्लिकेशन का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है, तो वो एक्चुअली डायरेक्शन होता है 5' से 3' की तरफ। ओके, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल इज टर्मस। डीएनए का आरएनए से डीएनए के बनने को हम क्या कहते हैं। इसमें हम एक चीज़ को जानेंगे कि अगर डीएनए से वापस डीएनए ही बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। वहीं अगर डीएनए से आरएनए बन रहा हो, डीएनए से क्या बन रहा हो, आरएनए, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और वहीं आरएनए से दोबारा जो है सो प्रोटीन बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आरएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ओके, क्वेश्चन को हम लोग दोबारा पढ़ते हैं। द सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल इज टर्मस। आरएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो आरएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है। मिनार्क हम लोग कैसे कहते हैं, या मिनार्क हम लोग उसे कहते हैं जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है पबर्टी स्टार्ट होने के बाद, तो उस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, मिनार्क कहते हैं। मेनपाउज कैसे कहते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो सो आना बंद हो जाए तो उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, मेनोपाउज कहते हैं। और कॉर्पियस लुटियम ये भी जो सो सही है, तो इसका आंसर क्या होगा कि सारे सही हैं, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस दैट काउज कैंसर इज कॉल्ड। कोई भी सब्सटेंस जो कैंसर काउज करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कार्सिनोजेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी.एच. मॉर्गन वर्क ऑन। टी.एच. मॉर्गन जो थे उन्होंने किसके ऊपर काम किया, तो उन्होंने फ्रूट फ्लाई के ऊपर काम किया है। देयर आर 60, क्वेश्चन नंबर 15 है, देयर आर 64 कोडॉन इन जेनेटिक कोड डिक्शनरी बिकॉज 64 कोडॉन्स है टोटल। क्यों, क्योंकि जो है इसके पीछे का रीज़न क्या है 64 कोडॉन्स होने के पीछे। देयर आर 64 कोडॉन्स इन कोड, देयर आर, ओके। तो इसमें से क्या होगा कि जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। एक्चुअली जो सो कोडिंग करने के लिए हमारे पास कितने डिजिट है, 4 डिजिट हैं। ओके, कौन कौन से, जी, सी, टी, ए, ठीक है। और लेकिन हमको कोडिंग करना है कितना, 3 बार, 4 × 4 × 4 है ना। टोटल 64 कोडॉन होते हैं और ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। इसका आंसर होगा हमारा ये डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटास्टेटिस मीन्स। मेटास्टेटिस का मतलब क्या होता है, तो मेटास्टेटिस का मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, मेटास्टेटिस का मतलब क्या होता है कि मान के चलो कि यह एक बॉडी का पार्ट है। ओके, यह एक किसी का बॉडी है और इसमें अगर यहाँ पे कैंसर हो रहा है और वो कैंसर का जो टिश्यू है या मांस है या ट्यूमर है वो फैल के बॉडी के दूसरी जगह चले जाए, तो उस टाइप के कैंसर को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेटिस कैंसर कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज एप्लीकेबल इन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो टेक्निक है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो टेक्निक है वो इनमें से सभी जगह एप्लीकेबल है, हर एक फील्ड में। ओके, फॉरेंसिक साइंस में भी डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज़ किया जाता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें से कौन है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? तो हेपेटाइटिस बी है, वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, गोनारिया ये भी, सिफेलिस ये भी, इसके अलावा एड्स जो है वो भी जो सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। तो इसमें से कौन है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है? तो वो है हमारा टाइफाइड। कौन है? टाइफाइड। टाइफाइड एक्चुअली होता किससे? तो टाइफाइड जो सो साल्मोनेला टाइफाइड के कारण होता है, और यह जो सो एक बैक्टीरियल डिजीज है। कैसा? बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच जेनेटिक डिजीज इज कॉज्ड बाय ट्राइजोमी ऑफ 21 क्रोमोजोम। ट्राइजोमी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि नॉर्मल हम लोग के शरीर में जो भी क्रोमोजोम है वो डबल के फॉर्म में है। किस फॉर्म में? डबलेट के फॉर्म में। हमेशा किस फॉर्म में है? डबलेट के फॉर्म में। लेकिन डबलेट की जगह अगर क्रोमोजोम में एक और बढ़ जाए, नॉर्मल किस तरह से है? डबलेट के फॉर्म में, 2n के फॉर्म में, लेकिन अगर कहीं एक और बढ़ जाए तो वो कैसा हो जाता है? 2n+1, यानी वो 3 के फॉर्म में हो जाता है। तो अगर क्रोमोजोम का नंबर जो सो 3 के फॉर्म में हो जाए तो उस टाइप का जो सो अगर सिंड्रोम है तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइमोजोमी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 21 नंबर वाला जो क्रोमोजोम है वो जनरली होना तो चाहिए था 2n, लेकिन 2n ना रह के वो कैसा हो गया है? 3n, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में ये पूछा जा रहा है कि उस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं जब 21 नंबर का जो क्रोमोजोम है वो बढ़ के ट्राइजोमी हो जाए, यानी कि नॉर्मल जो 21 नंबर का क्रोमोजोम है उसे होना चाहिए था 2n, लेकिन 2n ना हो के वो कैसा हो गया? 2n+1, इस फॉर्म में हो गया। तो इस टाइप के सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं? ट्राइमोजोमी। इस टाइप के सिंड्रोम को हम लोग जो है सो हम लोग कहते हैं उसे डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बता रहा है कि डीएनए से डीएनए बन रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। दोनों में रेप्लिकेशन है। फिर डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, द ऑरी साइट इज रिलेटेड। ऑरी साइट जो सो किससे रिलेटेड है? ORI साइट, और इसे ऑरिजिन भी कहते हैं ना, साइट ऑफ ऑरिजिन। तो साइट ऑफ ऑरिजिन एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ से डीएनए अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करे, कि जैसे कि ये जो सो डीएनए का स्ट्रैंड है, मान के चलो कि ये अगर डीएनए का स्ट्रैंड है तो डीएनए कहीं से भी जाके रेप्लिकेट नहीं कर सकता। उसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, एक स्पेसिफिक कोड का बना होता है, और उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन साइट कहते हैं। और यहीं से हमेशा क्या करेगा कि डीएनए रेप्लिकेट होना शुरू करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? द यूनिक सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड। किसी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक उसके अंदर जो भी कैरेक्टर है उसका ट्रांसफ़र होना, यानी जैसे कि किसी के मम्मी पापा लंबे थे तो उसका बेटा भी अगर लंबा हो रहा है तो इस टाइप का जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस टाइप के कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? तो उस टाइप के ट्रांसफ़र को हम एक्चुअली क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो उसे हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं, यानी वंशागति। ओके, नेक्स्ट है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट।
फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो फर्टिलाइजेशन जो है सो हमारा कहाँ पे होता है? ओवरी जो सो तो वो एक का प्रोडक्शन करता है। यूट्रस है जहाँ पे जो सो प्लासेंटेशन होता है। तो इसका आंसर है एक्चुअली में क्या होगा 22 नंबर का। फर्टिलाइजेशन जो सो कहाँ पे टेक प्लेस होता है? तो फर्टिलाइजेशन जो सो हमेशा एम्फुला में टेक प्लेस होता है। कहाँ पे? एम्फुला में। ओके। ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो सो कैसा एग्जाम्पल है? तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो सो कोडोमिनेंस भी है और मल्टीपल एलिलिज्म भी है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप कैसा है? तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो सो कोडोमिनेंस भी शो करता है और मल्टीपल एलिलिज्म को भी शो करता है। मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब ए बी वो ब्लड ग्रुप, और कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि हमेशा जो सो ए और ओ अगर मिल जाए तो हमेशा ए ही डोमिनेंस रहेगा, बी और ओ मिल जाए तो हमेशा बी ही डोमिनेंस रहेगा, यानी को डोमिनेंस है, ए के ऊपर अपना प्रभाव दिखाना। तो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप कैसा है? तो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप जो है सो को डोमिनेंस को शो करता है और मल्टीपल एलिनिज्म को भी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा है पेयर जो करेक्टली मैच किया गया है? डाई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो यही होता है, हाँ 9:3:3, 9:3:3:1 ये सही है। डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक। मोनोहाइब्रिड का जो सो फिनोटाइपिक बाहर से दिखने में ऐसा ही दिखता है, 3:1 सही है। ओके। उसके बाद जो है सो मोनोहाइब्रिड का जो सो जेनेटिक 1:2 ये भी सही है। ऑल ऑफ द, हाँ यही होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। इसके अलावा जो है सो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। क्रोमोजोमल ऑफ थ्योरी इनहेरिटेंस का वो किसके द्वारा दिया गया है? तो वो जो है सो सटन एंड बाउहेरी के द्वारा दिया गया है। द कोडन सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस इन mRNA आर डिफाइंड अस। कोडन का जो सीक्वेंस है वो हमेशा इंट्रॉन से होता है या एक्सॉन से होता है? तो वो हमेशा जो सो एक्सॉन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हमेशा एक्सॉन के द्वारा। ओके। नेक्स्ट है स्नैपड्रैगन एग्जिबिट। स्नैपड्रैगन फ्लावर जो है सो क्या एग्जिबिट करता है? तो स्नैपड्रैगन जो है सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। किसको शो करता है? स्नैपड्रैगन इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। स्नैपड्रैगन में एक्चुअली क्या होता है कि स्नैपड्रैगन के जब आप रेड फ्लावर को, किसको? रेड फ्लावर को जब आप किसी वाइट फ्लावर से क्रॉस करवाओगे तो क्रॉस करवाने के बाद रेड ना बनकर कैसा बन जाता है? पिंक बन जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि कुछ इससे भी ले लिया और कुछ इससे भी ले लिया और मिला के क्या बना दिया? पिंक। तो इस टाइप के डोमिनेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके। नेक्स्ट है एलिसा इज डायग्नोस्ड फॉर द टेस्ट। एलिसा का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो एलिसा का इस्तेमाल जो है सो एलिसा टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है एड्स को पकड़ने के लिए। किसको? एड्स की जांच करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एलिसा टेस्ट का। ओके। और एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसे। तो इसको याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। उसके बाद है साइक्रोसिस इज रिलेटेड विद। साइक्रोसिस क्या है? साइक्रोसिस एक्चुअली जो सो लीवर से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? लीवर से। साइक्रोसिस यानी लीवर में कुछ भी जो सो दाग धब्बा हो जाना या उससे रिलेटेड जो भी डिजीज है उसे हम क्या कहते हैं? साइक्रोसिस। नेक्स्ट है क्रॉसेस बिटवीन F1 ऑफ स्प्रिंग आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स आर नोन एज। किसी भी F1, जैसे कि मान लेते हैं कि ये मेल है या मदर है, सॉरी हम मान लेते हैं कि जैसे ये किसी का फादर है और ये मदर है। इन दोनों के क्रॉस के बाद एक जो सो F1 जनरेशन आया। ओके। और ये जो F1 जनरेशन है इसे वापस अगर हम इस दोनों में से किसी एक से क्रॉस करवा दें तो इस टाइप के क्रॉस को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। द क्रॉसेस बिटवीन F1 ऑफ स्प्रिंग, यानी F1 ये जो जनरेशन है, जनरेशन किससे बनेगा? किसी पेरेंट्स के ही ये से बनेगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि F1 जनरेशन का आइदर उसके मदर या फादर किसी एक से अगर हम क्रॉस करवा देते तो उस टाइप के क्रॉस को हम क्या कहते हैं? तो उस टाइप के क्रॉस को हम बैक क्रॉस कहते हैं। ओके।
ओके। वहीं अगर F1 का सिर्फ और सिर्फ अगर F1 का सिर्फ और सिर्फ अगर मदर के साथ करवा दे तो उस टाइप के क्रॉस को क्या कहते हैं हम लोग? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ओके। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी एक से, मदर या फादर, किसी एक से भी अगर हम क्रॉस करवाते हैं उसके प्रोजनी का, तो उस टाइप के क्रॉस को हम क्या कहते हैं? तो उस टाइप के क्रॉस को हम क्या कहते हैं? बैक क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज, इनहेरिटेंस का फंक्शनल यूनिट क्या है? तो इनहेरिटेंस का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? तो वो है जीन। एक्चुअली हम पहचानते हैं कि क्रोमोजोम, डीएनए वगैरह क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये जो सो ये हमारा क्या हो गया? क्रोमोजोम हो गया। ओके। इसमें से किसी एक को अगर हम ले लें तो ये क्या हो गया? डीएनए। अब इस डीएनए में क्या किया हुआ है? कोडिंग किया हुआ है। अब ये किसी एक सेगमेंट को हम ले लें जहाँ से कोई एक स्पेसिफिक कोड या किसी एक चीज़ के बारे में पता चले, तो उसे हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। इसमें क्या है कि हम पहले ये जानेंगे क्रोमोजोम का मतलब क्या होता है, डीएनए का मतलब क्या होता है, और जीन का मतलब क्या होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा, है ना। ये क्या है? क्रोमोजोम है। ओके। और ये जो क्रोमोजोम है इसमें से कोई एक को अगर हम ले लें तो ये क्या है? डीएनए है। और इस डीएनए के ऊपर क्या किया हुआ है? कोडिंग किया हुआ है। तो एक जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीन। और इसी के अंदर जो है कोई भी कैरेक्टर क्या है? वो कोड किया हुआ रहता है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, तो फंक्शनल यूनिट इनहेरिटेंस का कौन है? तो वो है हमारा जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डीएनए मॉलिक्यूल विच ऑफ द बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस। कोई भी जो नाइट्रोजनस बेस है उसके बीच में किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ओके। तो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो है सो हमेशा जो है सो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके। नाइट्रोजनस बेस के बीच में हमेशा कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके। नेक्स्ट है अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए इज कैटलाइज्ड बाय। अनवाइंडिंग का मतलब डीएनए जो है सो ये रहता है डबल स्ट्रैंड, और इसको जब भी रेप्लिकेट होना है तो क्या करेगा? इसको खुलना पड़ेगा। जैसे कि ये है डीएनए, और डीएनए हमेशा कैसा रहता है? डबल स्ट्रैंडेड रहता है। और रेप्लिकेशन के लिए क्या करना होगा? इसको आप खोलना होगा। तो ये खुलने का जो काम करता है, कैंची की तरह काटते हुए चला जाता है इसे, तो वो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेलिकेज कहते हैं। तो अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए, डीएनए का अनवाइंडिंग का काम कौन करता है? तो वो कौन करता है? हेलिकेज। वहीं पे डीएनए लाइकेज क्या काम करता है? तो डीएनए लाइकेज जो है सो दो डीएनए को आपस में जोड़ने का काम करता है, जबकि हेलिकेज क्या करता है कि दो जो स्ट्रैंड है उसको तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो जो सो लखनऊ में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म जीनोम रिफर टू। जीनोम का मतलब क्या होता है? ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि जीनोम का मतलब क्या होता है। जीनोम का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास क्या क्या कैरेक्टर है, या क्या क्या उसके पास कौन कौन से जीन एक्सप्रेस करने के कौन कौन सा जीन उसके पास है, या क्या क्या उसके पास कैरेक्टर है। तो वो पूरा कंप्लीट सेट को हम लोग क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। जैसे कि यह एक सेल है, सेल का यह न्यूक्लियस है, और इसके अंदर जो भी डीएनए है और उस डीएनए में या उस क्रोमोसोम में जो भी कैरेक्टर कोड किया हुआ है, तो उसी को हम लोग पूरे कंप्लीट को हम लोग क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। अब इस डीएनए को जब हम निकाल के देखेंगे तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो सो डबल स्ट्रैंडेड है। अब कोडिंग जो सो यहाँ पे किया हुआ रहता है। ओके। तो इसमें से कोई एक सेट को भी अगर हम एक स्ट्रैंड को भी ले लें तो हमें जो सो पूरा कोडिंग मालूम चल जाएगा। क्या ज़रूरी है दोनों स्ट्रैंड को लेना? तो वहीं पे यहाँ पे ये लिखा हुआ कंप्लीट सेट ऑफ एन, सिर्फ और सिर्फ कितना? एन को लेना, ये नहीं कि दोनों को लेना है, क्योंकि ये जो सो इसी के हमेशा अपोजिट होते हैं। ओके। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा।